गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। भाई एज वेल यू नो कि आज हम अपना नया चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले समझो कि एटम्स क्या होता है। तुम्हें याद होगा जब हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किया था तो क्या किया था, उसमें मैंने बताया था कि जस्ट लाइक कि हमारी बॉडी का जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है। क्या बताया था? सेल। और मैंने तुम्हें किस तरह से बताया था कि जैसे एक घर होता है, घर बनाते हैं, फिर उसकी दीवारें से घर बनता है। दीवारें कैसे बनती है? ईंट से बनती है, ब्रिक से बनती है। ठीक है, ब्रिक कैसे बनती है? सैंड से बनती है। अब सैंड का भी अब अगर हम बात करें सैंड की तो जस्ट लाइक ये सैंड है। ये क्या है भाई? सैंड है। अगर इस सैंड को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसके अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो जो वो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने क्या कहा था? उनको हमने कंपेयर किया था अपने सेल से कि हमारी बॉडी के भी उतने ही छोटे छोटे सेल होते हैं जो डिफरेंट टिश्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, बोन के अलग सेल होते हैं, उनकी अलग अलग जो उनकी शेप होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद वो सेल होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है। अब लिविंग बींग्स कौन कौन होते हैं? जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। ऑलराइट, सबसे बढ़िया चीज। दूसरी चीज जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कहती कि लिविंग्स होते हैं जो यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, तुम कहते मैडम पेड़ तो है नहीं यहाँ से वहाँ सांस लेते हैं, उनके अंदर तो सेल होते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें पहले कहा कि जो अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे? लिविंग बीइंग कहेंगे। तो भाई जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, चाहे वो बर्ड है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, ट्री है, जो भी है वो सब, उन सब में क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है। लेकिन अगर हम बात करें चीजों के बारे में जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, अब वो क्या होते हैं? एटम होते हैं। जो एटम क्या होता है भाई? समझ में आया क्या होता है एटम? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नॉन लिविंग। स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, नॉन लिविंग का होता है, तुम्हें पता चल गया। ओके, समझ में आया क्या होता है? आगे आते हैं अपने मॉलिक्यूल पे। अब मैडम मॉलिक्यूल क्या होता है? देखो, जैसे हमने ले लिया O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? O प्लस O, दो O है। तो जो एटम होगा वो होगा 1 O, और दो एटम मिलके क्या बना रहे हैं? O2 बना रहे हैं। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन। समझ में आया? यस मैम। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई? देखो, एटम का पता चल गया कि सबसे छोटी यूनिट होती है। मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, जैसे कि हम बात करें अगर H2O की, इसमें क्या है? इसमें एक मॉलिक्यूल एक एटम हमारा हाइड्रोजन है, फिर एक और हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। मतलब इसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? क्या है? मॉलिक्यूल्स। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें यहाँ पे पता चल रहा है कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया। O2 नहीं होगा बेटा। ठीक है, आगे आते हैं एलिमेंट पे। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जो अपने ही जैसे अगर हम अगेन बात करें O2 की तो इसमें क्या है? O है प्लस O है और दूसरा कोई एटम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एलिमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें ओजोन की, ठीक है, तो ओजोन का क्या होता है भाई? O3 होता है। उसमें क्या होता है? ओजोन में क्या होता है? O प्लस O, मतलब एक जैसे 3 एटम्स है जो क्या है? एलिमेंट। क्या है भाई? एलिमेंट है। हाँ, एलिमेंट है। ठीक है जी, समझ में आया एलिमेंट क्या होता है? अब अगर बात करें कंपाउंड की कि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में
अलग अलग एटम्स ऐड होते हैं, जैसे H2O, H2SO4, CO2, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो H है वो 2 है, जो ऑक्सीजन है वो एक है। वैसे ही इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, जो S है वो अकेला है, ठीक है, एक है, और जो ऑक्सीजन है वो 4 है। वैसे ही इसके अंदर कार्बन एक है और ऑक्सीजन 2, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ऑलराइट, इसमें 4 एटम्स है ऑक्सीजन के और इसमें 1 एटम है, लेकिन अलग अलग जो एटम्स है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तुम ऐसा बोल सकते हो, ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर हम चीज लेंगे उसके लिए। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड। तो पढ़ा है ये क्या होता है भाई? H2SO4 ले लिया हमने, H2O ले लिया था, CO2 ले लिया था। समझ में आया? अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा? सॉल्टी वाटर मिलेगा। तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? यस मैम। केमिकल रिएक्शन है? नहीं है भाई। केमिकल रिएक्शन का मतलब तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जब एक नई चीज बनती है उसको हम केमिकल रिएक्शन, इसको फर्दर हम यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे बॉईल करो वाटर को, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, उसको दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा, उसको हम अलग कर तो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा इससे? बताओ क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड और बेस था, दोनों के टेस्ट अलग होते हैं, होते हैं नहीं होते? और सॉल्ट और वाटर का टेस्ट अलग होता है। नई चीज मिली क्या? तो दिस इज दी केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा केमिकल रिएक्शन। अब इसी के अंदर हम बात करें तो जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, जिनको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर रिएक्टेंट कौन कौन है? एसिड एंड बेस। समझ में आया? और प्रोडक्ट क्या होता है मैडम? प्रोडक्ट होता है भाई जब रिएक्ट करा के हमें जो नई चीज मिली, क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। क्या है सॉल्ट एंड वाटर? न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बना है ना, ठीक है। अब इसको दोबारा से हम इसमें तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? ये न्यू प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। आई होप समझ में अच्छे से आ गया होगा कि ये सब चीजें क्या होती है। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो मैं तुम्हें मतलब बिल्कुल जीरो से समझा रही हूँ। और जिसको ये नहीं पता कि भाई ये H2O क्या होता है, ये भी कोई चीज होती है, ये H2SO4 क्या होता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे सबसे में जब हम उसको बार बार रिपीट करेंगे तो वो अपने आप से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट? यस मैम। क्या रहा है हमें? भाई मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? यस मैम। और एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट क्या है मैम? एलिमेंट है कि सिंगल एटम जहाँ पे होता है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एटम नहीं होगा, मतलब एक ही एटम रिपीट होगा, वो क्या हो जाएंगे? एलिमेंट हो जाएंगे। अब समझ में आया होगा? चलो हाँ जी, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब भाई केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है सबसे पहले समझो। तो जो CO2 है क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है। H2O है क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये सब क्या है भाई? केमिकल कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करें
देयर आर टू मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। दो इसके लॉ है, ठीक है। कौन कौन अब किसने एस्टैब्लिश किए? बाय लावेसिस एंड जोसेफ एल प्रोस्ट, ठीक है। इसके फर्स्ट वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें किसकी बात होती है? मास की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसमें हम प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं और कर लेते, समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसको इतना ज्यादा हवा मत बनाओ, जिसको ये तो कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम 1 किलो दूध लेंगे और 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो दूध ले लिए, 1 किलो चावल ले लिए, उनको हमने खीर बनाया तो 2 किलो हुआ। तो वो 2 किलो का 2 किलो ही रहेगा, ना तो वो कम होगा ना तो वो ज्यादा। अब समझो, इसका मतलब ये है अगेन, अगर हमने एक लिया एसिड, एसिड क्या है? रिएक्टेंट। क्या है? एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है? प्रोडक्ट है जो हमें मिला है। और ये क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। अब अगर एसिड हमने 4 ग्राम लिया, ठीक है, और बेस हमने 10 ग्राम लिया, तो कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। अगर हम 14 ग्राम जो हमारे रिएक्टेंट है उनको रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें आउटपुट भी कितना मिलना चाहिए? 14 ग्राम। ना तो इससे ज्यादा ना तो इससे कम। समझ में आया? ओके, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर मास के कंजर्वेशन के लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, मैटर कैन नीदर बी क्रिएट, क्या होता है? बढ़ेगा नहीं, नॉट डिस्ट्रॉयड, और घटेगा भी नहीं। इन अ केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ना तो वो ज्यादा होगा ना तो वो कम होगा। इट रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब उतने का उतना ही रहेगा। समझ में आया? यस मैम। अब अगर कहे कि कैसे रहेगा, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं मानते, तो भाई देखो, वो साइंटिस्ट्स होते हैं और पूरा क्या करते हैं? पूरा क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट लाइक ए बीकर है और इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर एक और सॉल्यूशन कोई दे दिया, ठीक है जी। यस मैम। ये इतना फील्ड अप है और ये इतना फील्ड अप है। नजर आ रहा है कि फील्ड कितना है? यस नजर आ रहा है कि फील्ड कितना है? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नाम देते हैं सॉल्यूशन। ये क्या है? हमारे सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन है। ये भी सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन अलग है और दूसरा वाला अलग है। हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। तो क्या है? फर्स्ट वाला सोडियम कार्बोनेट। क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और दूसरा वाला ले लेते हैं हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। यस मैम। एक हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ले लिया कॉपर सल्फेट। अब जब हम सपोज कि हमने इसको वेटिंग मशीन पे रखा हुआ है और इसका वेट 150 ग्राम है, तो जो सॉल्यूशन होगा, जो हमें मिलेगा, ठीक है, जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? वो भी इतना ही रहेगा। वेटिंग मशीन पे रखेंगे तो वो भी उतना का उतना ही मिला। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा कि भाई वो कंजर्व्ड रहता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। ये मैंने अपने आप से बनाया है, अदरवाइज अगर तुम्हारे पास बुक होती तो तुम्हें दिखा देती कि वो कहाँ पे है, ठीक है। समझ में आया? ये बस मैं समझाने के लिए, चाहो तो बना भी सकते हो। ओके।